दोस्तों, आपको ये जान के बेहद खुशी होगी, इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 3 अप्रैल को लॉन्च कर दिया है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। आप उनको फिल कर सकते हो ऑफलाइन यूटिलिटी की मदद से। पिछले सालों तक ऑफलाइन यूटिलिटी हम लोग एक्सेल या फिर जावा यूटिलिटी के थ्रू ऑफलाइन फाइल करते थे। इस बार एक नई यूटिलिटी ऑफलाइन मोड में ITR फॉर्म फिल करने के लिए आ गई है और वो है जेसन यूटिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से हम ITR 1 जेसन यूटिलिटी की मदद से भर सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। एक पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल लेंगे, इनकम डिटेल्स लेंगे और उसको हम इस जेसन यूटिलिटी में फिल करके देखेंगे किस तरह से हम ये जेसन यूटिलिटी को यूज करके फिल कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए फाइल करने के लिए। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। मैं हूं CA हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, स्टॉक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल पे नजर डाल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में जिस टैक्स पेयर की डिटेल ली है उनका नाम है मिसेस डेमो वालिया। उनका पैन नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है कोली नंबर 420 रूप महल प्रेम गली दिल्ली 6। उनके फादर्स का नाम है मिस्टर अंकल वालिया। उनका आधार नंबर दिया हुआ है। ये इनकी बेसिक डिटेल्स थी। अब हम ये जानते हैं कि उनकी इनकम डिटेल्स क्या है। इनकम फ्रॉम सैलरी है उनकी 6 लाख रुपए सालाना, जो कि वो XYZ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करती हैं, जिसका पैन नंबर दिया हुआ है और कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जिसमें उन्होंने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दिया है 2,05,000 रुपए पूरे साल में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसपे उन्होंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे किया है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिला है उनको 12,600 रुपए पूरे साल में। सेक्शन 80C में उन्होंने 55,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसमें इनकी बच्चों की स्कूल फीस है प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, और साथ में मेडिक्लेम के लिए सेक्शन 80D में उन्होंने 15,000 रुपए का प्रीमियम दिया है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। इस पूरे एग्जाम्पल को हम जेसन यूटिलिटी में फिल करके देखेंगे कि कहाँ पे क्या डिटेल्स भरनी है, ताकि आप बड़ी आसानी से जान पाए और समझ पाए कि आपको ITR 1 किस तरह से भरना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पे जाना है और ये जेसन यूटिलिटी डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरह से ये जेसन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चलते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ राइट हैंड साइड पे आना है और क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR 1 एंड ITR 4 का जेसन यूटिलिटी आपको डाउनलोड के लिए बाय डिफॉल्ट दिखाया गया है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसको, और क्लिक करने के बाद में एक जिप फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड हो रही है। पूरा डाउनलोड हो जाने दीजिए। डाउनलोड होने के बाद में आपको इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जैसे ही आप करोगे तो आपको सेटअप फाइल मिल जाएगा, और इस सेटअप फाइल को डबल क्लिक करिए ताकि आपके सिस्टम पे ये यूटिलिटी खुल जाए। जैसे ही ये यूटिलिटी खुलेगी वो आपको इस प्रकार से नजर आएगी। तो ITR 1 और ITR 4 के लिए ये कॉमन यूटिलिटी है। जैसे ही ये डाउनलोड हो तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको फाइल रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, और आपको फाइल रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में जो स्क्रीन दिखाएगी वहां पे आपको बोला जा रहा है इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा। ये एक बहुत जरूरी स्टेप है दोस्तों, इसको आपको चेक करना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर वो वाला सेलेक्ट करना है जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर 21-22 हमने सेलेक्ट कर लिया है और प्रोसीड पे हमने क्लिक किया है। अब यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल डाटा ओनली जेसन फाइल फॉर्मेट अटैच करने के लिए बोल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये फाइल आपको कहाँ से मिलेगी। बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाकर ये जेसन फाइल डाउनलोड करनी है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आप किस तरह से लॉगिन करके ये जेसन फाइल अपने लॉगिन एरिया से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और लॉगिन करना है। जैसे कि आप हमेशा अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लॉगिन करते हैं, ठीक उसी तरह आपको लॉगिन हेयर पे क्लिक करके
अपने इनकम टैक्स के लॉगिन एरिया में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको दोस्तों माय अकाउंट के टैब में आना है और इस टैब में आप देखेंगे डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 का एक लिंक मिल रहा है आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखोगे एक प्री फिल्ड जेसन फाइल डाउनलोड हो गई है। यही जेसन फाइल आपको यूज करना है और वहां पे अटैच करना है। तो हम फिर से यूटिलिटी में जाएंगे और अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां पे हमारी जेसन फाइल डाउनलोड हुई है, जैसे ही आप फाइल अटैच करते हो फाइल लोड होती है, प्रोसीड का बटन इनेबल हो जाता है और आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों, वैसे ही आप देखोगे आपका पैन डिस्प्ले हो जाएगा, नाम डिस्प्ले हो जाएगा, असेसमेंट ईयर डिस्प्ले हो जाएगा और इम्पोर्ट डेट डिस्प्ले हो जाएगा और फाइल रिटर्न का एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो इनेबल हो जाएगा और आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपसे पूछेगा कि आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर्स हो, तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो अब देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बना दिया है। स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाया जा रहा है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वहां मांगी जा रही है वो आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 ये 4 तरह के अलग अलग फॉर्म्स हैं। फिलहाल ये यूटिलिटी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए है। आईटीआर 1 हम भर के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जेसन यूटिलिटी हम यूज कर सकते हैं अपना आईटीआर 1 फॉर्म भरने के लिए। तो हम यहाँ पे आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। आईटीआर 1 फॉर्म जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल होगा प्रोसीड विद आईटीआर 1, आपको इस पे क्लिक कर देना और फिर आपको बोलेगा कि लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी कि अब हम फॉर्म भरने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और फॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स अब हमारे को शो होंगी जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या आपकी टैक्सेबल लिमिट क्रॉस हुई है उस कारण से आप रिटर्न भर रहे हैं, या फिर आप सेक्शन 139(1) का 7th प्रोविजो के कारण अपनी रिटर्न भर रहे हैं। जैसा कि पिछले साल ये सेक्शन 139(1) 7th प्रोविजो लाया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा किए हैं या फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए खर्च किए हैं या बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा जमा किया है, तो आपकी बिलो टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे चेक करने के बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो स्क्रीन यहाँ पे शो होगी दोस्तों, यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फॉर्म को प्री फिल किया है, जो भी डिटेल्स उनके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे। अगर आप एग्री करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप एग्री करके चलना है। अगर कहीं पे भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप बड़ी आसानी से इन डिटेल्स को चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत ही आसान सा फॉर्म बना के दे दिया गया है जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, कंफर्म करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप पहला स्टेप फिल करके कंफर्म नहीं करेंगे तो आपको ये फॉर्म अगले स्टेप पे लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न समरी में पर्सनल इंफॉर्मेशन इनेबल हुआ है, उसके बाद क्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड है, टोटल टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन को छोड़ के अभी बाकी कोई भी डिटेल्स इनेबल नहीं हुई है, यानी आप अभी इसको फिल नहीं कर सकते हो जब तक आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करके कंफर्म नहीं कर देते हो। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है और अपनी डिटेल्स को कंफर्म करनी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल में आपका नाम, आधार नंबर मास्क किया हुआ है, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। आपका एड्रेस आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोस्तों हम अदर्स ले लेंगे, क्योंकि हम XYZ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे काम करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कर लिया है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में है, पेंशनर है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन 139(1) में हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि विद इन ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं, इसीलिए सेक्शन 139(1) रहेगा। ड्यू डेट के बाद अगर कोई फाइल करता है तो उसको सेक्शन 139(4) बोलते हैं। कोई रिवाइज करता है अपनी रिटर्न तो उसे सेक्शन 139(5) कहते हैं। तो फिलहाल क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 139(1) का सिलेक्शन करेंगे। और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई नोटिस आया उसके रिस्पॉन्स में आप फाइल कर रहे हो तो वो ऑप्शंस भी यहाँ दिए गए हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जाना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में मेन डिफरेंस ये है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करोगे
तो आपको 99% जो डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट्स आप करते हो टैक्स सेविंग के लिए उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स रेट थोड़े कम कर दिए गए हैं न्यू टैक्स रेजिम में, और अगर आपको अपने डिडक्शंस का बेनिफिट लेना है तो एग्जिस्टिंग जो टैक्स रेट चल रहा है उस स्लैब के अनुसार आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रह के अपना ITR फॉर्म भर के टैक्स पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना चाहेंगे क्योंकि हमने अपने डिडक्शंस का बेनिफिट लेना है। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों बैंक डिटेल्स आपको भरने बोल रहा है। बैंक डिटेल्स यहाँ पे कोई भी प्रीफिल होके नहीं आई है। जो आपके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में है वो वाली डिटेल भी यहाँ फिल होके नहीं आई है, इसीलिए आपको बैंक डिटेल्स मैनुअली यहाँ फिल करना है। तो ऐड अनदर वाले लिंक पे क्लिक करना है और अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे डालना है। जैसे ही आपने IFSC कोड डाला तो बैंक का नाम ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में गेट रिफंड क्रेडिटेड इन दिस बैंक अकाउंट, अगर आपको इसी बैंक में अगर आपका कोई रिफंड चाहिए इनकम टैक्स के द्वारा तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और ऐड पे क्लिक कर लेना है। अब देखोगे एक बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे इनेबल हो गया है, लेकिन लिखा हुआ आ रहा है नॉट प्री वैलिडेटेड। तो अगर नॉट प्री वैलिडेटेड लिखा हुआ आ रहा है तो आपको उसको प्री वैलिडेट भी करना है। इनकम टैक्स की साइट पे जाके लॉग इन करके प्रोफाइल में जाके आप अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट भी कर सकते हो। यहाँ तक अपनी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद में आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आप देखोगे अगला ऑप्शन इनेबल हो जाता है और पर्सनल इंफॉर्मेशन पे ग्रीन कलर में कंफर्म होके आपको शो कर देगा कि आपने ये डिटेल्स भर दी हैं और सब कुछ ओके है। तो अब हम अगले टैब को भरने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से रिलेटेड है। ये टैब हम इसको क्लिक कर लेते हैं और जो हमने एग्जाम्पल लिया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम अपनी इनकम डिटेल्स यहाँ पे फिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप एग्जाम्पल में देखोगे हमने सैलरी जो लिया था XYZ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से लिया था 6 लाख रुपए सालाना। तो यहाँ पे ये डिटेल्स भरने के लिए हमें एडिट पे क्लिक करना होगा। अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 दिया हुआ है तो ये डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आएंगी। कई लोगों को फॉर्म 16 मिलता है, कई लोगों को फॉर्म 16 नहीं मिलता है। फॉर्म 16 अगर कंपनी ने दिया है आपको तो फॉर्म 16 के अनुसार ये डिटेल्स फिल होके आएंगी। पर अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है किसी कारण से तो आप मैनुअली भी इन डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर सकते हो। हमारे केस में फॉर्म 16 नहीं दिया गया है कंपनी के द्वारा तो हम इसको यहाँ मैनुअली भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में हम 6 लाख रुपए डाल देंगे जो कि हमारी ग्रोस टोटल सैलरी है। अगर आपको किसी तरह का अलाउंस मिल रहा है जैसे कि लीव ट्रैवल अलाउंस, HRA मिला है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है, किसी भी तरह का अलाउंस मिला है जो कि एग्जेम्प्ट है, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसको हमारे को डिडक्ट करना है तो वो डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इस डिटेल को खाली छोड़ देंगे। तो नेट सैलरी हमारी आ गई 6 लाख रुपए। आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हर किसी को मिलता है जो इनकम फ्रॉम सैलरी से अपनी डिटेल्स भरते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है। तो आपकी नेट चार्जेबल सैलरी जो हो गई है वो 5,50,000 रुपये हो गई है। तो हम यहाँ पे ये डिटेल्स भरने के बाद में सेव कर लेंगे। तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स यहाँ सेव हो गई हैं। अब हमारे से पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई डिटेल है तो आपको ये फिल करना है। तो ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे हम क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर में जिसपे हमने 2,05,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है। तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, ये 3 ऑप्शन दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हम रहते हैं तो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट किया है तो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, 2,05,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट क्या है जो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो आप देखोगे जैसे ही आप 2,05,000 रुपए फिल करते हो तो एक एरर मैसेज देता है द अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज, यानी कि आपने पेमेंट अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपको वो अमाउंट यहाँ पे नहीं डालना है। मैक्सिमम जो अमाउंट आप डाल सकते हो वो 2 लाख रुपए डाल सकते हो। तो जो लोग 2 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का उनको यहाँ पे 2 लाख रुपए डालना है, मैक्सिमम अमाउंट जो सीलिंग लिमिट है इंटरेस्ट क्लेम करने का अगर किसी ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो हम यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल देंगे। तो आप देखोगे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी -2 लाख रुपीज हो गए हैं। इस डिटेल को हम ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारे एग्जाम्पल में हमारे को सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट मिला है और FD इंटरेस्ट मिला है, इसीलिए हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी फिल करना है। किसी को किसी कारणवश किसी तरह का कोई ब्याज नहीं मिला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है
तो आप इस टैब को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हमारे को इंटरेस्ट मिला है सेविंग्स बैंक से भी और एफडी से भी, तो हम ऐड डिटेल्स पे यहाँ क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो हम यस कर लेंगे। अमाउंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमारे एग्जाम्पल में सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट जो मिला है वो 12,600 रुपए का मिला है, हम 12,600 रुपए यहाँ फिल कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, अगर है तो यस करना है। तो हमारे को एफडी इंटरेस्ट मिला है, तो हम यहाँ पे इसको यस करके जितना एफडी इंटरेस्ट हमारे को मिला है वो इनकम हम यहाँ पे डाल देंगे। हमारे को एफडी इंटरेस्ट हमारे एग्जांपल में 13,700 रुपए है, तो यहाँ पे हम 13,700 रुपए डाल देंगे। आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला है, चाहे आरडी पे मिला है, एफडी पे मिला है, पोस्ट ऑफिस में आपने कुछ पैसे डाल के रखे हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव बैंक में आपने पैसे डाले हुए हैं, किसी भी तरह का ब्याज आपको मिला है बैंकों द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, तो आपको इस ऑप्शन को यस करके टोटल करके वो अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। अगर किसी को फैमिली पेंशन मिला है तो यस करना है, अमाउंट लिखना है। किसी को इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर में ब्याज मिला है, यस करना है, अमाउंट लिखना है। और तरह का कोई इनकम है आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यस करके आपको अमाउंट लिख देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ITR 1 में सिर्फ ये 3 तरह की इनकम आप डाल सकते हो, सैलरी से इनकम, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने तीनों में कुछ ना कुछ डाल दिया है, क्योंकि हमारे एग्जांपल में तीनों ही टाइप के इनकम में कुछ ना कुछ इनकम थी, इसीलिए हमने ये तीनों टैब फिल किए हैं। और फिल करने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको कंफर्म कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि आपके 2 ऑप्शन कंफर्म हो गए हैं और अब तीसरा ऑप्शन इनेबल हो गया। तो तीसरा ऑप्शन टोटल डिडक्शन का ऑप्शन है, यानी 80C में, 80D में जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं अपने इनकम के ऊपर में, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप देखोगे कई सारे अलग अलग सेक्शन हैं। उन सेक्शन में अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको खोलना है और वहाँ पे अमाउंट फिल करना है। जैसे सेक्शन 80CCD कंट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, सेक्शन 80D यानी कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 80D में यहाँ पे डिटेल को आपको क्लिक करना है। 80G अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, 80GG ये साइंटिफिक रिसर्च में कोई डोनेशन दिया है। और इसके अलावा जैसे आप देखोगे यहाँ पे 80C बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो रहा है, तो आप घबराइए मत। आप नीचे में एक लिंक देखेंगे, शो ऑल डिडक्शंस, तो शो ऑल डिडक्शंस पे आपको क्लिक करना है और जितने भी टाइप के डिडक्शंस हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो वो सारे के सारे फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो आप देखोगे 80C सबसे पहले लिस्ट हो रहा है, तो आपको उसको चेक कर लेना है और ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐड करते हो तो आपसे पूछ रहा है कि आप कितना डिडक्शन 80C में क्लेम करना चाहते हो। तो हम अपने एग्जांपल में देखेंगे 80C में जो हमारा टोटल डिडक्शन है जो हमको क्लेम करना है वो 55,000 रुपये है। तो हम यहाँ पे 55,000 रुपये टाइप करके फिल कर लेंगे। क्योंकि आप ये डिडक्शन अपने मन से ले रहे हो, कोई फॉर्म 16 नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज दे रहा है कि आपके एम्प्लॉयर ने ऐसा कोई डिटेल फॉर्म 16 के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजा है। उसके बाद भी आप ले रहे हो तो एक जस्ट एक वार्निंग मैसेज दे रहा है। तो क्योंकि हमारे को फॉर्म 16 मिला ही नहीं था तो हमारी कोई डिटेल गई नहीं है हमारे इनकम से रिलेटेड, तो ये मैसेज आपको शो करेगा। घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ उसको ऐड कर लीजिए। तो 55,000 की डिडक्शन 80C में ऐड हो गई। 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमने भरा है, तो हमने यहाँ ऐड पे क्लिक कर लिया। तो फ्रेंड, सेक्शन 80D में सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि वेदर यू एंड योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो हम यहाँ पे नो कर लेंगे इसको। अब पूछ रहा है कि सेल्फ एंड फैमिली पे आपने कितना पैसा खर्च किया है, तो हमारे केस में हमने अपने ऊपर में सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 15,000 का प्रीमियम पे किया है, तो यहाँ पे हम 15,000 रुपया टाइप करके फिल कर लेंगे। अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कोई टेस्ट वेस्ट कराए हैं, मेडिकल टेस्ट कराए हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई अमाउंट है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। 5,000 रुपए तक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आप क्लेम कर सकते हो। हालांकि टोटल 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता सेक्शन 80D में अपने और अपने फैमिली के ऊपर में जो पैसा हमने प्रीमियम में खर्च किया है, उस 25,000 में 5,000 रुपए आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी फायदा ले सकते हो। हमारे केस में ऐसी कोई डिटेल नहीं है, इसीलिए हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। कोई हमने पेरेंट्स के ऊपर में कोई खर्चा नहीं किया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में, इसलिए हम भी इसको खाली छोड़ देंगे। यानी कि जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है आपको उसको भरना नहीं है, इग्नोर करना है और नीचे में ऐड करना है
और आगे बढ़ना है। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती की है तो आपको इस तरह से एक एरर मैसेज दे देगा, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो हम नो कर देंगे। ऐड कर देंगे डिटेल, तो हमारी डिटेल ऐड हो गई। आप देखोगे 55,000 रुपए तो 80C का डिडक्शन दिखा रहा है और 80D का डिडक्शन 15,000 रुपए दिखा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ध्यान करोगे हमारे एग्जाम्पल में हमारे को सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट भी मिला है। जैसा कि आप देख सकते हो टोटल सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट हमारे को 12,600 रुपए मिला है। तो हम 10,000 रुपए तक सेक्शन 80 TTA में सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए भी हकदार है। तो हम ऐड सेक्शन 80 TTA में जाएंगे और 10,000 का अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हमारे को टोटल कुछ 12,000 के आसपास का ब्याज मिला है और 10,000 तक हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वार्निंग मैसेज दे रहा है कि आपके एम्प्लॉयर ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, घबराने की बात नहीं है, जस्ट एक वार्निंग मैसेज है, आप उसको ऐड कर लीजिए। ये तीनों तरह के डिडक्शन ऐड करने के बाद में दोस्तों हम शीट के नीचे में आके अपनी डिटेल्स को कंफर्म कर देंगे। तो आप देखोगे मेन शीट पे अब 3 डिटेल्स आपकी कंफर्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो डिटेल है वो टैक्स पेड की डिटेल है। तो अब आपने जो भी इनकम की डिटेल्स और डिडक्शंस की डिटेल्स फीड की है यहाँ पे, उसके बेसिस पे जो अगला ये टैब है ये आपको आपके टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स बताएगा। जैसे कि अगर उसके पास में कोई TDS की डिटेल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो वो शो हो जाएगा, या आपने कोई ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो वो शो हो जाएगा, या अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमारा किसी तरह का कोई TDS कटा है और ना ही हमने कोई एडवांस टैक्स जमा किया है। तो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ 0000 होके आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया है तो आप शो डिटेल्स में जाके ऐड अनदर करोगे तो आप अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको 500,000 5,000 कुछ भी आपका टैक्स बन रहा था जो आपने पेमेंट किया है, तो पेमेंट करने के बाद में वो डिटेल्स आप यहाँ पे आके भर सकते हैं। जैसे बैंक का BSR कोड डाल दिया, चालान का सीरियल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ डिपॉजिट डाल दिया और कितना अमाउंट पे किया है वो डाल दिया और इस डिटेल को ऐड कर लिया। पर क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हमारा कोई टैक्स बन ही नहीं रहा है तो हम फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे और कंफर्म करेंगे क्योंकि हमारा कोई टैक्स नहीं है। तो अब आप देखोगे 4 डिटेल्स कंफर्म हो गई हैं। 5वीं डिटेल टोटल टैक्स लायबिलिटी का है जो कि आपको बताएगा कि आपके कंप्यूटेशन के अनुसार आपका कितना टैक्स बन रहा है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आप देखोगे आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम शो हो रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम 3,76,300 टोटल डिडक्शन है। तो नेट इनकम आपकी 2,96,300 हो गई है। टैक्स पेबल 2,315 रुपये है जो 87A में आपको उतना ही रिबेट भी मिल जाएगा टैक्स का, क्योंकि 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना भी टैक्स मिलता है सेक्शन 87A में उतना ही आपको रिबेट मिल जाता है टैक्स। तो आपका जो टैक्स पेबल है वो 0 हो गया। अगर किसी का कोई भी टैक्स कंप्यूटेशन के अनुसार पेमेंट करने का रहेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि उनको कितना टैक्स पे करना है। वो डिटेल चेक करने के बाद में आपको अपनी डिटेल को कंफर्म करनी है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे अब आप देखोगे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थे सारे के सारे कंफर्म हो गए हैं। और क्योंकि अब ये सारे कंफर्म हो गए हैं तो अब हमें अपने अगले स्टेप में जाना है, यानी कि कंफर्म योर रिटर्न समरी पे जाना है। कैसे जाएंगे? उसी पेज के नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे फर्स्ट पार्ट से हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, कंफर्म योर रिटर्न समरी। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर से आपके कंप्यूटेशन का एक समरी दिखा रहा है, टोटल इनकम, डिडक्शन, नेट इनकम, इंटरेस्ट, टैक्स पेबल आ रहा है। और अगर कोई टैक्स बचता है पे करने के लिए तो आप पे नाउ या पे लेटर के ऑप्शन से अपना टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि हमारे केस में कोई टैक्स बना नहीं है, अब देखोगे पे नाउ का ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है। काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स आपको पे लेटर के ऑप्शन पे जो ऑप्शन इनेबल हुआ है उस पे ही क्लिक करना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो आज जैसे ही आप पे लेटर पे क्लिक करोगे अमाउंट पेबल 0 आ गया। You can still file your return now. However, you may be considered as SSC in default. You may be liable to pay interest on tax payable. तो ये जस्ट एक वार्निंग मैसेज है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई टैक्स बन ही नहीं रहा है। तो हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते ही अब आप देखोगे आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करनी है, यानी कि आप कौन है, यानी कि मैं
जो भी आपका नाम है वो आप टाइप कर दोगे, सन डॉटर ऑफ टाइप कर दोगे, इन कैपेसिटी एज आप खुद भर रहे हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव भर रहा है, सेल्फ कर दोगे, आपका पैन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप किसी टीआरपी की मदद से ये रिटर्न फॉर्म भर रहे हो तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। इतना सब कुछ भरने के बाद में आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, ITR-1 सहज फॉर्म पूरा एज इट इज आपको डिस्प्ले करा दिया जाएगा। फिर से आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कोई गलती मिलती है तो आप बैक जाके उसको ठीक करके वापस यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने सारी डिटेल्स सही भरी हैं और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वेर फाउंड। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई भी डिटेल छोड़ के आई है, कुछ गलत भर के आया है जो नहीं भरना था, तो यहाँ पे आपको एरर दे देगा। आपको फिर बैक जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। अब आप देखोगे यहाँ पे डाउनलोड जेसन का ऑप्शन दे रहा है, तो आप अपने जेसन, इस भरे हुए जेसन फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह से आपको याद होगा पिछले सालों तक एक्सेल यूटिलिटी में हम ऑफलाइन यूटिलिटी अगर सेलेक्ट करते थे तो हम XML फाइल डाउनलोड करते थे। उस XML फाइल को लेके हम अपने लॉगिन में जाके अपलोड करते थे अगर कोई ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ कर रहा है तब। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको जेसन अपना डाउनलोड कर लेना है। जेसन फाइल डाउनलोड करने के बाद में आपको लॉगिन करके इसको अपने इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देना है इस जेसन फाइल को, और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद में ध्यान रखिएगा दोस्तों, या तो आपको उसको ई-वेरीफाई करना है या फिर आप उसको डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड कर सकते हैं, या अगर ये दोनों ऑप्शन आप नहीं लेते हो तो आपको उसको 120 दिन के अंदर में साइन करके CPC बेंगलुरु स्पीड पोस्ट से भेजना रहेगा। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने एक बहुत ही आसान सा फॉर्म इस बार जेसन यूटिलिटी के रूप में, एक ऑफलाइन यूटिलिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू किया है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड फॉर्म है। एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, फिल करना है, आगे बढ़ना है, कंफर्म करना है। करते 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 आप लास्ट स्टेज तक आ जाओगे जहाँ पे आपको आपका जेसन फाइल मिल जाएगा जो कि आपको अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाके अपलोड करना रहेगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से बिना किसी की मदद लिए केवल अपने डिटेल्स के बेसिस पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे।